हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है कैन बैन सिस्टम। इस नए कॉन्सेप्ट के बारे में नए वाले स्टडी मैट में ज्यादा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो ICAI ने केस स्टडी डाइजेस्ट इशू किया था उसका केस सिनेरियो नंबर 2 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इससे ये कंफर्म होता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ICAI कुछ टाइम बाद आपके स्टडी मैट में ऐड कर देगा। तो इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट और ये केस स्टडी के अंदर अभी है भी नहीं। तो समझते हैं आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो PDF फाइल आपको दिख रही है इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप समझने पर फोकस कीजिए। कैन बैन सिस्टम, तो कैन बैन ये एक जापानी वर्ड है जहां पर कैन का मतलब है विजुअल या कार्ड और बैन का मतलब है सिग्नल। कुल मिलाकर सिग्नल देने की टेक्निक है ये। सिग्नल कैसे देना है, कार्ड पर लिख कर देना है या विजुअली रेड ग्रीन येलो कलर का यूज करना है कि नहीं करना है। दिस इज ए विजुअल सिग्नल बेस्ड वर्क फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक। काम को मैनेज करने में इसका इस्तेमाल होता है। कैन बैन इज ऑल्सो कॉल्ड साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, विजुअल बोर्ड। बेसिकली ये जो कैन बैन टेक्निक है ये एक सिग्नल देती है, ताकि वर्क फ्लो को मैनेज किया जा सके। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए एक कंपनी एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए दो प्रोसेस अप्लाई करती है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। ठीक है, पहले आता है मटेरियल, प्रोसेस 1 में प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का क्या बन जाता है, इनपुट। प्रोसेस 2 फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर क्या बन जाता है, फिनिश गुड्स। यानी कि एक यूनिट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए दो प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब देखिए, प्रोसेस 1 अलग मशीनों पे हो रहा होगा, प्रोसेस 2 अलग मशीनों पे हो रहा होगा, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में प्रोसेस 1 कुछ प्रोसेस कर दे और प्रोसेस 2 के पास कैपेसिटी ना हो, तो क्या लगता है आपको, कुछ स्टोर करना पड़ेगा, कुछ इन्वेंट्री बढ़ जाएगी? आंसर इज यस। क्योंकि प्रोसेस 1 के प्रोसेस कर देने के बाद अगर प्रोसेस 2 ने उस प्रोसेस्ड मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया तो ये क्या बन जाएगी, फालतू की इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो प्रोसेस 1 को सिग्नल मिल जाना चाहिए प्रोसेस 2 से कि अभी प्रोडक्शन मत करो, रुक जाओ। यही सिस्टम है कैन बैन सिस्टम। यानी कि प्रोसेस 2 जब अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है और उसको पता है कि जो मेरे पास मटेरियल आ चुका है प्रोसेस 1 से प्रोसेस होने के बाद उसको प्रोसेस करने में अभी टाइम लगेगा, तो इस टाइम पर प्रोसेस 2 प्रोसेस 1 को सिग्नल दे दे कि भाई प्रोडक्शन मत करो, प्रोडक्शन स्टॉप कर दो। समझ गए? अब प्रोसेस 2 प्रोसेस कर रहा है मटेरियल को, फिनिश गुड्स बना दिए सारे के सारे। अब प्रोसेस 2 खाली हो गया है, मतलब प्रोसेस 2 के पास कोई भी काम अब पेंडिंग नहीं है। तो प्रोसेस 2 को क्या करना है, प्रोसेस 2 को फिर दोबारा से प्रोसेस 1 को सिग्नल देना है। क्या सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, कि प्रोडक्शन को चालू करो। यानी कि आप अपने एंड पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना चालू कर दीजिए। तो ये सिग्नल्स के बेस पर पूरे वर्क फ्लो को मैनेज करना ही कैन बैन सिस्टम कहलाता है। हालांकि ये सिस्टम बहुत पुराना है, आज के इस टाइम पर ERP सॉफ्टवेयर आ गए, उनकी मदद से इसको मैनेज करना बहुत आसान है। आपको ऐसे कार्ड पर लिखकर या कोई विजुअल दिखाकर आपको नहीं बताना होता। इसका इस्तेमाल पहले के टाइम पे होता था। कैसे? जैसे मान लीजिए प्रोसेस 1 होता है एक डिपार्टमेंट के अंदर जिसका नाम है D1 और प्रोसेस 2 होता है एक दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जिसका नाम है D2। तो भाई D1 और D2 के बीच में मे भी ज्यादा डिस्टेंस हो, 2-3 किलोमीटर का, और ये बहुत ओल्ड टेक्निक है, ध्यान देना, बहुत ओल्ड टेक्निक। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, इस टेक्निक में क्या बोला गया कि जब डिपार्टमेंट 2 के पास कैपेसिटी बच जाए, यानी डिपार्टमेंट 2 अपनी कैपेसिटी का इस्तेमाल कर ले और उसके पास अभी टाइम है कि वो अगली उसको प्रोसेस कर सकता है, तो डिपार्टमेंट 2 यहां पर कहीं कुछ इंडिकेटर या कुछ टीवी या कुछ विजुअल दिखा देगा डिपार्टमेंट 1 को। जैसे यहां दिखा दिया ग्रीन सिग्नल, तो डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर ने देख लिया या डिपार्टमेंट 2 के जो सुपरवाइजर उसने देख लिया और वो उसने आके बताया कि भाई D2 से हमें क्या मिल गया है, ग्रीन सिग्नल, मतलब प्रोडक्शन चालू कर दो। ऐसे ही जब डिपार्टमेंट 2 को लगता है कि भाई अभी बहुत सारा मटेरियल प्रोसेस करके डिपार्टमेंट 1 ने दे दिया है, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, तो डिपार्टमेंट 2 उस टाइम पे क्या करेगा,
इस ग्रीन को क्या कर देगा, रेड सिग्नल। इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट 1 को पता पड़ जाएगा कि हमें अभी रॉ मटेरियल को प्रोसेस नहीं करना चाहिए, हमें अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। समझ गए। हालांकि ये काम आज के जमाने में कैसे कैसे कर सकते हैं आप, भाई टेलीफोन कर दो यार, बाहर का टीवी लगा रखा है आपने, टेलीफोन कर दो, या उसके अलावा ईआरपी, ऑटोमेटेड ईमेल्स। तो ये टेक्निक बहुत पुरानी टेक्निक है, उसके बाद बहुत ईआरपी सॉफ्टवेयर भी आ गया आजकल। तो ये टेक्निक है कैन बैन सिस्टम। तो आप समझ गए टेक्निक क्या है, कैन बैन सिस्टम। बेसिकली ये सिग्नल देती है ताकि हम वर्क फ्लो को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। इट इज शेड्यूलिंग सिस्टम फॉर लीन सिस्टम एंड जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, लीन सिस्टम क्या बोलता था, वेस्टेज को रिड्यूस करो, और उसने क्या बोला, ओवर इन्वेंट्री इज ऑल्सो ए वेस्ट। तो ये सिस्टम क्या बोलता है, ओवर इन्वेंट्री मत करो, जहां तक पॉसिबल हो ओवर इन्वेंट्री मत करो। अगर थोड़ी बहुत यूनिट्स रखनी पड़ती हैं तो रखनी पड़ेंगी, लेकिन ज्यादा नहीं। तो लीन सिस्टम में बोला गया कि वेस्ट को कम करो, और ये भी वेस्ट को कम करने में मदद करता है। दूसरी टेक्निक है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये टेक्निक क्या बोलती है, प्रोडक्शन तभी करो जब आपके पास कस्टमर का ऑर्डर हो, अननेसेसरी फिनिश गुड्स को बनाकर रखने से क्या फायदा। तो उसी टेक्निक को हेल्प करता है कैन बैन टेक्निक। ये क्या बोलता है डिपार्टमेंट 1 को कि प्रोडक्शन तभी करो जब डिपार्टमेंट 2 को उसे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स कस्टमर को भेजना हो। तो इट इज ए विजुअल सिग्नल टेक्निक जो वर्क फ्लो को मैनेज करने में कंपनी की मदद करती है। इट फोकसेस टू रिड्यूस वेस्ट एंड बाय मटेरियल व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। समझ में आ गया आपको कैन बैन। तो बेसिकली ये क्या है आपका कैन बैन सिस्टम। तो कैन बैन सिस्टम बेसिकली 2 तरीके का होता है। अब इसे कार्ड भी कह सकते हैं आप, क्योंकि कई बार कार्ड पर लिख के बोल सकते हैं कि भाई नो प्रोडक्शन या स्टॉप प्रोडक्शन, कार्ड पे लिख दिया स्टार्ट प्रोडक्शन और फिर दिखा दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन कैन बैन और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन कैन बैन। अच्छा, प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन से संबंधित सिग्नल्स दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वही प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, इन 2 प्रोसेस से पास होकर फिनिश गुड्स बनता है। मान लो प्रोसेस ए मशीन ए पे होता है, ठीक है, और प्रोसेस बी मशीन बी पे होता है। मान लेते हैं मशीन ए की एक दिन की कैपेसिटी है 1200 यूनिट्स को प्रोसेस करने की, 1200 यूनिट्स इन ए डे, और मशीन बी की कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स इन ए डे। तो अगर देसी तरीके से चले तो कंपनी क्या बोलेगी कि जो भी कैपेसिटी है उसका पूरा इस्तेमाल करो, जो भी रिसोर्सेज कंपनी के पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज का हमें पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कंपनी इस टेक्निक को फॉलो करती है तो मुझे ये बताओ एक दिन के आखिरी में इनके पास WIP के रूप में कितनी यूनिट्स अवेलेबल होंगी, 200 यूनिट्स। कैसे निकाला मैंने ये, भाई एक दिन में मशीन ए प्रोसेस कर देगी 1200 यूनिट्स, लेकिन मशीन बी कितना कर रही है, सिर्फ 1000, यानी कि 200 क्या होगी आपकी WIP। जबकि जस्ट इन टाइम और कैन बैन भी क्या बोलता है कि ओवर इन्वेंट्री मत करो। यानी कि अब इसमें क्या होगा, कैन बैन कैसे काम करेगा, मशीन बी सिग्नल देगी मशीन ए को, बेसिकली ऑपरेटर को या डिपार्टमेंट को सिग्नल देगी कि भाई 1000 यूनिट्स जैसे यहां पर पूरी हो गई ना, जैसे मशीन ए ने 1000 यूनिट्स बनाकर मशीन बी को दे दिया प्रोसेस करने के लिए, तो मशीन बी की तरफ से यानी या फिर कह लीजिए मशीन बी के डिपार्टमेंट की तरफ से मशीन ए के डिपार्टमेंट को एक सिग्नल जाना चाहिए, स्टॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मत करो। यानी कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ओवर इन्वेंट्री को अवॉइड करना है। तो ये क्या था आपका प्रोडक्शन कैन बैन। अगला है आपका ट्रांसपोर्टेशन कैन बैन। ट्रांसपोर्टेशन कैन बैन में बेसिकली क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन कैन बैन बेसिकली क्या होता है, यहां पर हम सप्लायर से, सप्लायर के थ्रू, सप्लायर का भी यूज करते हैं इस कैन बैन सिस्टम के अंदर। कैसे, ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है आपका 2 बिन सिस्टम और एक होता है 3 बिन सिस्टम। अच्छा, बिन बोले तो कंटेनर, कंटेनर जिसमें कुछ आप डालते हैं, जैसे घर पे आपको होता होगा डस्टबिन, समझ गए, तो एक कंटेनर जहां पे आप डस्ट डालते हैं, घर का कूड़ा करकट सब डाल देते हैं, तो बिन मतलब कंटेनर। तो 2 बिन में क्या होता है कि जब एक कंपनी छोटी होती है ना, बेसिकली स्मॉल कंपनीज होती है, तो मान लीजिए एक तो उनका हो गया प्रोडक्शन फ्लोर, जिसको आप फैक्ट्री भी कह सकते हैं, शॉप फ्लोर भी कह सकते हैं, और एक हो गया आपका सप्लायर। तो प्रोडक्शन में क्या हो रहा है,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, यहां पर मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं, यानी फिनिश गुड्स में उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, मटेरियल कौन दे रहा है? सप्लायर। तो ये टेक्निक क्या बोलती है कि टू बिन्स, एक बिन तो यहां पर और एक बिन यहां पर मेंटेन करो। किसका? फुल ऑफ मटेरियल, यानी इसके अंदर मटेरियल होना चाहिए। दोनों में क्या है? मटेरियल। अच्छा, इसको मैं बोल लेता हूं बिन 1 और इसको बोल लेता हूं बिन 2, कंटेनर 1 कंटेनर 2। तो भाई कंटेनर 2 का इस्तेमाल कर रही है कंपनी और फिनिश गुड्स प्रोडक्शन कर रही है। अच्छा, धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम बाद धीरे धीरे करते करते इस्तेमाल करते करते B2 क्या हो जाएगा? खाली। एक बार B2 कंटेनर एम्प्टी हो गया तो क्या करना है अपने को सप्लायर को क्या देना है? सिग्नल। क्या बोलने का? उसको ये बोलना है कि ये जो B2 वाला, जो ये फुल कंटेनर है जिसके अंदर मटेरियल है, ये पूरे का पूरा कंटेनर आप फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दो और खाली वाला आप अपने पास लेकर आ जाओ। समझ गए? तो भरा हुआ फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया और खाली वाला सप्लायर अपने पास लेकर आ गया। अब सप्लायर क्या करेगा उसके लिए? अब सप्लायर प्रोडक्शन करके उस एम्प्टी वाले कंटेनर को फिर से फिल कर लेगा। समझ गए? तो यह है टू बिन सिस्टम। अच्छा, जब कंपनी बड़ी हो जाती है तब क्या होता है? जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो बेसिकली यहां पर थ्री बिन वाला इस्तेमाल करते हैं। थ्री बिन में क्या होता है? थ्री बिन में देखो सप्लायर तो होता ही होता है, एक होता है वेयर हाउस कंपनी का और एक होता है आपका फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्शन एक्चुअल में हो रहा है। इसे आप स्टोर रूम भी कह सकते हैं, स्टोर्स, इसे शॉप फ्लोर भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब थ्री बिन में क्या होता है? 3 कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर यहां पर है फुल ऑफ मटेरियल, एक कंटेनर यहां पर है फुल ऑफ मटेरियल और एक कंटेनर यहां पर है फुल ऑफ मटेरियल। ध्यान से समझना, इसको मैंने बोल दिया कंटेनर 1, इसको मैंने बोल दिया कंटेनर 2 और इसको मैंने बोल दिया कंटेनर 3। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते वक्त कंटेनर 3 का मटेरियल इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद कंटेनर 3 क्या हो जाएगा? खाली, एम्प्टी हो जाएगा। अब क्या होगा? अब यहां पर आएंगे 2 सिग्नल। कैसे? सबसे पहले सिग्नल आएगा वेयर हाउस को। तो वेयर हाउस क्या करेगा? इस भरे हुए कंटेनर B2 को फैक्ट्री में शिफ्ट कर देगा। इस भरे हुए कंटेनर B2 को फैक्ट्री में शिफ्ट कर देगा और जो एम्प्टी वाला है उसको यहां पे लेके आ जाएगा और साथ में सिग्नल जाएगा सप्लायर को। तो वो क्या करेगा? जो B3 वाला खाली होकर वेयर हाउस में आया है वो सप्लायर के पास चला जाएगा और जो B1 वाला भरा हुआ कंटेनर है वो वेयर हाउस के पास आ जाएगा और सप्लायर उस खाली वाले कंटेनर को फिर से रिफिल कर देगा प्रोडक्शन करके। समझ में आती है बात? सबसे पहले फैक्ट्री का कंटेनर खाली हुआ तो वेयर हाउस वाले ने अपना भरा हुआ कंटेनर फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया और वहां से खाली कंटेनर लेकर आ गए। फिर उसके बाद ये खाली कंटेनर सप्लायर के पास चला गया, सप्लायर भरा कंटेनर लेकर वेयर हाउस में आ गए। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? सिग्नल्स दे रहे हैं जिसके थ्रू वर्क फ्लो को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा रहा है। हालांकि ये टेक्निक आजकल ERP के बेस पर हो जाती है। आजकल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बता देता है सप्लायर को स्टॉक कम हो गया है, ईमेल डाल देता है, ऑटोमेटिक ईमेल कर देता है। तो ये है आपकी 3 बिन कैनबैन सिस्टम। तो ये दोनों बात कर लिया मैं ट्रांसपोर्टेशन की। अच्छा, कैनबैन सिस्टम के अंदर कुछ कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ती हैं। एक होती है कैनबैन साइज। कैनबैन साइज का मतलब बेसिकली होता है कि जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर कितनी यूनिट्स आनी चाहिए, यानी कि वो कंटेनर कितने साइज का होना चाहिए। इसको निकालने का फॉर्मूला है C मल्टीप्लाइड बाई LT मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई SF। अब इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। और कभी कभी ना इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कह देते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले को अप्लाई करके कैनबैन साइज को निकालने के लिए ना बोले तब तक आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूले का। और ये फॉर्मूला क्या बोलता है? C मल्टीप्लाइड बाई LT मल्टीप्लाइड बाई L और मल्टीप्लाइड बाई SF। इन चारों का मतलब आपको बताता हूं मैं अभी। C मतलब है कंजम्पशन पर डे, एक दिन में कितनी यूनिट्स कंज्यूम होती है। LT मतलब लीड टाइम,
यानी कि आज ऑर्डर किया तो कितने दिन में आएगा, लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लोकेशंस। अच्छा, नंबर ऑफ लोकेशंस का मतलब है कि 2 बिन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं 3 बिन को। कह लीजिए कंपनी छोटी है कि बड़ी है, अगर छोटी होगी तो 2 बिन होंगे और बड़ी होगी तो 3 होंगे, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम क्या मान लेंगे, 2। तो नंबर ऑफ लोकेशन जहां पर हमें बिन रखनी है। इसके बाद है एसएफ। एसएफ बोले तो स्मूथिंग फैक्टर। सीजनल वेरिएशन आती है, कोई बोलता सीजन आ गया, ज्यादा माल बिक रहा, ऑफ सीजन है, कम माल बिक रहा है ना, पीक सीजन, ऑफ सीजन, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, आप क्या मान लेंगे, 1। 1 मानने का मतलब क्या है, 1 मानने का मतलब है कि हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे धंधे के अंदर ज्यादा वेरिएशंस नहीं आती है, हम सेम लेवल पर पूरे साल उसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर। तो यह है फॉर्मूला कैनबैन साइज को निकालने का, कि उस कंटेनर के अंदर कितनी यूनिट्स रखनी चाहिए, या फिर ये कह लीजिए इतनी यूनिट्स रखने वाला रखना पड़ेगा अपने को कंटेनर। ठीक है, अगला है नंबर ऑफ कैनबैन। नंबर ऑफ कैनबैन, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम। भाई जब तक ऑर्डर की हुई क्वांटिटी नहीं आ जाती, उसमें कितना कंज्यूम होगा, प्लस सेफ्टी स्टॉक डिवाइड बाय कैनबैन साइज। क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ कैनबैन। तो ये था आपका कैनबैन सिस्टम। कैनबैन सिस्टम के अंदर कुछ एजम्पशंस हैं। सप्लायर विल डिलीवर मटेरियल डायरेक्टली टू प्रोडक्शन फ्लोर और टू वेयरहाउस ऑन गेटिंग सिग्नल्स टू रिफिल। यहां पर ऐसा माना गया है कि जैसे ही हम सप्लायर को सिग्नल देंगे, वो फटाफट हमने जैसा बोला है रिफिल करने के लिए कंटेनर को, भरे हुए कंटेनर को वहां भेजेगा और खाली कंटेनर लेकर आ जाएगा। ऐसा हमने माना है कि हमारा सप्लायर से ऐसा एग्रीमेंट है। रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस टू स्टोर नंबर ऑफ कैनबैन इज मेट। तो कुल मिला के बात क्या है कि भाई जहां पर भी ये कंटेनर रखे जाएंगे, तो सप्लायर से इस बारे में बातचीत हो गई है कि उसके पास स्पेस की व्यवस्था है। अगला है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड एंड स्पेशल प्रीक्विजिट्स टू कैनबैन सिस्टम। यानी कि अगर कोई कंपनी आज के टाइम पर कैनबैन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहे तो कौन कौन सी बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली है, विल सप्लायर रेडी टू सप्लाई मटेरियल इन द लॉट साइज इक्वल टू कैनबैन साइज। इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से पहले सप्लायर से बात करनी होगी कि भैया मेरा कैनबैन साइज, मेरा कंटेनर साइज इतना है, यानी कि मेरे को इतनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ही मैं आपको सिग्नल दूंगा तो वो एग्री है ना कि वो सप्लाई कर देगा। विल सप्लायर पार्टिसिपेट इन फुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री एंड एग्री अपॉन कैनबैन स्टॉकिंग प्रोग्राम। रिलायबिलिटी ऑन सप्लायर। रिलायबिलिटी से मतलब यह है कि सप्लायर पर हमारा इतना भरोसा होना चाहिए कि जब हम उसे सिग्नल देंगे तो वो तुरंत रिप्लेस भी करेगा और साथ में प्रोडक्शन भी चालू कर देगा अपने एंड पर, ताकि वो फिर दोबारा से एम्प्टी कंटेनर को रिफिल कर दे। रिलायबल सप्लायर मतलब भरोसेमंद। विल सप्लायर एग्री टू सप्लाई मटेरियल डायरेक्टली एट पॉइंट ऑफ यूज। ये बात भी करनी पड़ेगी कि भाई अगर हमारा प्रोडक्शन फ्लोर है तो आपको सीधे प्रोडक्शन फ्लोर तक मटेरियल पहुंचाना होगा, वो कंटेनर भरा हुआ पहुंचाना होगा। तो सप्लायर उस पर एग्री करता है। इज द कंजम्पशन पैटर्न कंप्राइजिंग सिग्निफिकेंट वेरिएशन और कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। कुल मिलाकर बात है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि जो कंजम्पशन है वो पूरे साल सेम होती है या फिर ऊपर नीचे होती है, मतलब सीजनल है या फिर पूरे साल सेम लेवल पर है। तो इसके विषय डिसाइड करना पड़ेगा आपको स्मूथिंग फैक्टर। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ये भी देखना पड़ेगा कि भाई मटेरियल कितना सेंसिटिव है। अगर ज्यादा सेंसिटिव होगा तो मे बी सप्लायर एग्री ना करे, वो बोलेगा कि यहाँ पे रखे रखे खराब हो गया, नुकसान किसका, सप्लायर का, तो वो उसको कैनबैन के लिए एग्री नहीं करेगा। फिर वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट इन विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड। अब भाई आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, देखो जब सप्लायर से आप एग्रीमेंट करोगे ना कि एक भरा हुआ कंटेनर अपने पास वो हमेशा बना के रखेगा और जैसे सिग्नल मिलेगा वो भरा वाला पहुंचा देगा, खाली वाला लेके आ जाएगा, तो सप्लायर क्या बोलेगा, भाई ये काम मैं कर तो लूंगा पर थोड़े से पैसे मैं एक्स्ट्रा लूंगा। तो ऐसे में क्या चेक करना पड़ेगा पहले से कि जो फिनिश गुड्स इस मटेरियल का इस्तेमाल करके बनता है, बनाकर बेचते हैं, उसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, भाई वहां पे कितना कमा रहे हैं, क्या इतना कमा रहे हैं कि थोड़ा सा हिस्सा हम इसको भी दे सके, किसको, सप्लायर को। तो ये था कैनबैन सिस्टम। तो ये था नया कॉन्सेप्ट जो ऐड हुआ है। अब ये रही केस स्टडी।
इस केस स्टडी का पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। केस सिनेरियो 2, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं इसकी एक बार पहले। रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द कैनबैन इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट फॉर एंटिटी लाइक एससीसी, ऑल्सो एक्सप्लेन कैनबैन बी अप्लाइड टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। तो कहने का मतलब है कि जो कैनबैन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया उसी को आपको लिख देना है। एक प्रकार से थ्योरी का क्वेश्चन है। दूसरा, कैलकुलेट कैनबैन साइज एंड नंबर ऑफ कैनबैन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एससीसी। दो कैलकुलेशंस जो बताई थी वो करनी है। लिस्ट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशंस या प्रीरिक्विजिट्स प्रायर टू एसएससी टुक टास्क ऑफ अप्लाइंग कैनबैन सिस्टम, यानी वही प्रीरिक्विजिट्स फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। चलिए पढ़िए पैराग्राफ नंबर 1 को मन ही मन में, मैं भी पढ़ता हूं। मेन वर्ड्स, कीवर्ड्स और लाइंस को अंडरलाइन करेंगे। SCC engaged in assembly of cabin used on ropeways। पढ़िए मन ही मन में। देखिए यहां तक क्या बोला है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए 3 मेजर पार्ट्स हैं, डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइज के जो यूज होते हैं। इन पार्ट्स को असेंबल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशली डिजाइन डोम नट एंड बोल्ट मेड ऑफ ब्रास, और ये मैन्युफैक्चर करते हैं रिलायबल हार्डवेयर एंड मेटल वर्क्स। प्लांट लेआउट डिजाइन ऑफ एससीसी, देखो तीनों के तीनों स्पेयर पार्ट्स को हम क्या मानते हैं, एज सेट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, और सभी मल्टीपल वर्कर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं नट्स एंड बोल्ट का। तो यहां से मुझे पता पड़ गया कि इस कंपनी का जो फिनिश गुड्स है उसके अंदर 3 मेजर पार्ट लगते हैं, उनके डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, और साथ में ये यूज करते हैं स्पेशली डिजाइंड डोम नट एंड बोल्ट, जो कि बनाती है कंपनी रिलायबल हार्डवेयर एंड मेटल वर्क्स। अगला पैरा पढ़िए। देखिए प्रॉब्लम, प्लांट कहां पर है, रिमोट एरिया में। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स हैं वो या तो अनस्किल्ड हैं या फिर सेमी स्किल्ड हैं, और साथ में लिटरेसी लेवल भी काफी लो है। अब देखो इससे पता नहीं पड़ता प्रॉब्लम क्या होती है। इससे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग नॉट इन्फॉर्मिंग प्रोडक्शन सुपरवाइजर अबाउट रीऑर्डरिंग ऑफ सच ब्रास DIN 85 a class of store and spare items due to ignorance of workers। देखो टाइम पर सिग्नल नहीं दिया कि मटेरियल खत्म हो गया है तो क्या हो जाता था, स्टॉक आउट, और स्टॉक आउट में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का लॉस। अगला पैरा पढ़ते हैं। RHMW, देखो बहुत पुराना सप्लायर है, रिलायबल है, क्वालिटी भी अच्छी देता है और टाइम पर डिलीवरी करता है। सिंगल डे एज लीड टाइम, यानी एक दिन में मटेरियल पहुंच जाएगा। फिर भी कंपनी क्या चाहती है, 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना। कंपनी ERP का इस्तेमाल भी कर रही है, SAP का इस्तेमाल कर रही है। प्लांट ऑफ SCC हफ्ते में 6 दिन काम करता है, संडे की छुट्टी होगी। 1200 यूनिट बनते हैं 6 दिन के अंदर। 1200 यूनिट रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन करने के लिए। अच्छा कंजप्शन पर डे कितना हुआ, 1200 यूनिट, और हफ्ते में 6 दिन काम होता है 200 यूनिट। कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, तो यहां पर स्मूथिंग फैक्टर कितना हो गया आपका, 1। पूरे साल में अगर कंजप्शन पैटर्न सेम रहता है, कोई वेरिएशन नहीं है, स्टॉक लेवल सेम रहता है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो स्मूथिंग फैक्टर क्या हो गया, 1। यहां पर कंपनी ने क्या बोल दिया कि कंपनी कैनबैन सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहती है। और फिर आगे रिक्वायरमेंट, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ी ली थी। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 के आंसर। तो लिखना है कैनबैन सिस्टम को पहले एक्सप्लेन करना है। तो कैनबैन सिस्टम के बारे में जो आपको मैंने अभी समझाया था वो सारी बातें यहां पर हम लिख देंगे कि विजुअली सिग्नल बेस्ड वर्क फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक है। कैन का मतलब ये होता है, बैन का मतलब ये होता है, वही सारी बातें।
उसके अलावा कौन कौन सी एजम्पशंस हैं वो भी लिख देंगे जो मैंने बताई हुई आपको। फिर उसके बाद कैन बैनिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देखो मैन्युफैक्चरिंग में तो इंप्लीमेंट होगा ही, अब बात करते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। कैन बैन ओरिजिनली डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बट कैन बी अप्लाइड टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एज वेल फॉर स्मूथिंग ऑफ वर्कफ्लो rather inventory management. In Kanban, signal-based dashboard is used to manage and improve flow of work to be followed, and also categorizes the work into to-do, ongoing, and done. In some cases, backlog category is also added. कुल मिलाकर बात क्या है कि इसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप जो किया गया था, तो ये किया गया था मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग पर भी लग सकता है। हालांकि वहां पर हम कैसे लगा सकते हैं, वहां पर हम सिग्नल दे सकते हैं कि भाई ये काम कर लो, चल रहा है ये काम और ये काम हो चुका है। तो इससे क्या होगा, जो वर्क फ्लो है प्रॉपर तरीके से कंपनी मैनेज कर पाएगी और इंप्रूव भी कर पाएगी। रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी कैलकुलेट करो कैनबैन साइज एंड नंबर ऑफ कैनबैन। तो कैनबैन साइज फॉर्मूला क्या था, C मल्टीप्लाइड बाई LT मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई SF। C कंजप्शन पर डे कितना 200, भाई पूरे 6 दिन में 1200 यूनिट, तो एक दिन में 200 यूनिट। लीड टाइम कितना है 1 है। अच्छा नंबर ऑफ लोकेशंस 2 क्यों मानी मैंने, क्वेश्चन कुछ भी ना बोले कि भाई 2 बिन सिस्टम है या 3 बिन, तो क्या मानेंगे 2। और स्मूथिंग फैक्टर 1, ऐसा क्यों, क्वेश्चन ने बोला कुछ खास वेरिएशन नहीं है, थ्रू आउट द ईयर सेम है। तो 200 गुना 1 गुना 2 गुना 1, तो 400 यूनिट क्या आ गया आपका कैनबैन साइज, यानी कि उस कंटेनर के अंदर 400 यूनिट्स स्टोर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज कैनबैन साइज, लेकिन एग्जाम में अगर कैनबैन साइज निकालने के लिए बोले तो हमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, C मल्टीप्लाइड बाई LT मल्टीप्लाइड बाई L एंड मल्टीप्लाइड बाई SF। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ कैनबैन, फॉर्मूला क्या है, सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम डिवाइड बाई कैनबैन साइज। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी स्टॉक, एक दिन में 200 और कंपनी 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहती है, मतलब 600 यूनिट्स मेंटेन करना चाहती है। फिर उसके बाद है कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम, लीड टाइम कितना है एक दिन का, तो एक दिन के लिए कितने करने पड़ेंगे मेंटेन 200, एक गुना 200 कितना हो गया 200, तो 600 प्लस 200 कितना हो गया 800, 800 डिवाइड बाई कैनबैन साइज जो कि कितना है 400, तो नंबर ऑफ कैनबैन कितने आ गए 2, यानी कंपनी को 2 कंटेनर बनानी चाहिए, एक सप्लायर के पास और एक कंपनी के पास। इसके बाद है आपका फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, रिक्वायरमेंट नंबर 3 फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, तो ये वही फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए थे, विल सप्लाई रेडी टू सप्लाई। अब आते हैं स्पेशल जो इस क्वेश्चन के अंदर बताए गए। क्वेश्चन में बताया गया था वर्कर्स क्या है अनस्किल्ड, लिटरेसी लेवल भी क्या है लो, हेंस इट इज नीडेड टू बी एश्योर्ड दैट वर्कर मस्ट अंडरस्टैंड इट्स विजुअल क्लू, यानी वर्कर को समझ तो आए कि क्या सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद डिमांड एंड कंजम्पशन नीड टू बी प्रेडिक्टेड विद रीजनेबल एश्योरेंस, ये पहले से सोचना होगा कि कितना कंजप्शन होगा मटेरियल का, कितनी डिमांड होगी फिनिश गुड्स की, तो क्या निकलेगा इतनी यूनिट्स कंज्यूम होंगी, उसके बेस पे क्या बनेगा कैनबैन साइज नंबर ऑफ कैनबैन्स। और ERP को तो यूज कर ही रहे हैं, इट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद सप्लायर, यानी सप्लायर को भी इंटीमेट करना पड़ेगा ताकि उनको ऑटोमेटिक सिग्नल चला जाए बिन्स को एक्सचेंज करने का और साथ में अपने आप प्रोडक्शन करके रखने का। तो ये था वो नया कॉन्सेप्ट जो ICI ने ऐड कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF कॉपीज हैं, वो डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को 1 और 2 बार और देख लीजिए, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।